लेक्चर शुरू करने से पहले बता दें आप लोगों को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, जब एक विद्युत चुम्बकीय परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तब स्विच कॉन्टैक्ट्स पर स्पार्किंग का कारण परिपथ की ऑप्शन है उच्च धारिता है, उच्च प्रेरकत्व है, उपरोक्त ए तथा बी दोनों उच्च प्रतिरोध हैं। दोस्तों, यदि चुंबकीय परिपथ की बात करें उसमें क्या होंगे, ज़्यादा इंडक्टर होंगे। इंडक्टर होंगे तो वहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस की अपेक्षा। तो ऐसे परिपथ में, इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज करंट के बीच में कुछ एंगल होता है, इन आउट ऑफ फेज होते हैं और करंट हमेशा वोल्टेज से लैग करती है। जैसे अगर साइन वेव के रूप में दिखाएं हम लोग तो ये वोल्टेज का साइन वेव है और इसी में करंट का हो गया कुछ इस प्रकार से, ये करंट का साइन वेव है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि वोल्टेज और करंट में कुछ एंगल का कोणीय विस्थापन है और वोल्टेज आगे है, करंट जीरो है। वोल्टेज का मान जीरो होने के बाद भी करंट का मान जीरो नहीं होगा, करंट जीरो नहीं होगी परिपथ में, है ना। तो स्विच ऑफ करने के बाद भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, करंट का मान जीरो नहीं होगा, जिसके कारण इस करंट के कारण कॉन्टैक्ट्स पर, स्विच के कॉन्टैक्ट्स पर स्पार्किंग होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 52, जब एक सिंगल टर्न की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म गति से घूमती है तब कुंडली में प्रेरित ईएमएफ होगा। ऑप्शन है स्थिर, प्रत्यावर्ती, परिवर्ती, उत्क्रमणी। तो मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से है, एन और एस और उनके बीच में चुंबकीय बलरेखाएं स्थापित हो गई और इनके बीच में हम लोग कोई कॉइल रख दे रहे हैं, स्थापित कर दिए और इसको यूनिफॉर्म गति से हम लोग घुमा रहे हैं। तो इस कॉइल के सिरों पर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे कॉइल को मूव कराना स्टार्ट करेंगे, घुमाएंगे यूनिफॉर्म गति से, तो इसमें ईएमएफ भी बनेगा और जीरो से अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर रिवर्स डायरेक्शन में अधिकतम, फिर न्यूनतम। तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा जो कि प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाता है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा बी, प्रत्यावर्ती। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन है गतिमान आवेश, कॉपर, लौह पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था एक थ्योरी के सेक्शन में चुंबकत्व का आड़ी सिद्धांत। उस सिद्धांत में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया था कि किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण। और इलेक्ट्रॉन गति कैसी होती है, कक्षीय और चक्री गति, है ना, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन। उसी के कारण चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा ए, गतिमान आवेश के परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है मृदु लौह कोर, धारावाही कुंडली के अंदर मृदु लौह कोर, स्टील कोर, धारावाही कुंडली के अंदर स्टील कोर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक लोहे की छड़ होती है और उसके ऊपर इस प्रकार से कॉइल की वाइंडिंग कर दी जाती है, यह कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा धारावाही कुंडली के अंदर मृदु लौह कोर। ये लौह कोर कैसा होता है, मुलायम लोहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, लौह पदार्थों को चुंबकित करने पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन दक्षिण के पोल पर इकट्ठे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तर के पोल पर इकट्ठे होते हैं, लौह पदार्थ विद्युतीय रूप से आवेशित हो जाता है, मौलिक चुंबक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। तो हम लोगों ने चुंबकत्व का आड़ी सिद्धांत थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। उनमें क्या होता था, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ है, कोई लौह पदार्थ है, जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। उनमें भी दो पोल होते हैं, एन और एस। जब इन पर चुंबकीय बल आरोपित किया जाता है, मान लीजिए आरोपित कर दिया गया, ठीक है, किसी प्रकार से, तो जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं
वो एक लाइन में अलाइंड हो जाते हैं। मीन सबका यन पोल, इन छोटे छोटे कणों का सबका यन पोल एक साइड में, तो यह एक साइड यन पोल बनाता था और एक साइड यस पोल, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता था। ऐसा क्यों होता था? सभी मॉलिक्यूल के एक लाइन में संरेखित होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सही होगा डी, मौलिक चुंबक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है स्थायी चुंबक की प्रबलता, विद्युत चुंबक की प्रबलता, दो समान ध्रुवों के मध्य विकर्षण, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पदार्थ की चालकता। तो फ्रेंड्स, चुंबकशीलता किसी पदार्थ का ये दिखाता है कि उसके अंदर से कितनी चुंबकीय बलखाएं स्थापित हो सकती हैं और कितनी आसानी से। ठीक है, तो ये क्या है? ये चुंबकीय पदार्थों की चालकता दिखाती है। क्या? चुंबकशीलता, ये प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय पदार्थों की, लौह पदार्थों की। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही होगा डी, चुंबकीय फ्लक्स के लिए पदार्थ की चालकता। क्वेश्चन नंबर 57, प्रेरित धारा की दिशा निर्भर करती है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक की गति पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये यन है, ये यस पोल है और चुंबकीय बलखाएं ऐसे स्थापित हो गई और इनके बीच में हम लोग कोई कॉइल इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें और इसको घुमाएं। जैसे चालक के मूव करेगा, इसमें धारा कुछ ऐसे फ्लो होगी। इधर यन पोल है तो चुंबकीय बलखाएं निकल रही हैं ऐसे ऐसे, तो कॉइल के दोनों चालकों में धारा कुछ ऐसे फ्लो होगी। जब इस साइड यन पोल है तब इसमें धारा कैसे फ्लो होगी? इस डायरेक्शन में, और इस साइड की तरफ धारा इसके अपोजिट साइड में फ्लो होगी। जब ये पोलरिटी चेंज होगी चुंबक की, तो इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इधर यस हुआ, इधर यन हुआ, तो धारा की दिशा भी ऐसे हो जाएगी, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और इस साइड में ऐसे हो जाएगी। तो कॉइल में प्रेरित धारा जो होती है वो पूरी तरह से चुंबकीय फ्लक्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर सही होगा डी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। क्वेश्चन नंबर 58, एक चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन है पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को संकेत करता है, पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है, जो भी ध्रुव समीप हो उस ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, चुंबकीय सुई क्या होती है? एक चुंबक ही होती है, कुछ इस प्रकार से बनी होती है ना। मान लीजिए सुई का ये यन ध्रुव है और ये यस ध्रुव है और ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का यन पोल है, यन डायरेक्शन, और ये यस डायरेक्शन। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। लेकिन पृथ्वी क्या है? एक चुंबक है, एक प्राकृतिक चुंबक है जिसका यन पोल पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो ये दक्षिण दिशा है, तो इसका जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होगा वो इस साइड होगा और जो यस ध्रुव होगा वो नॉर्थ साइड में होगा। तो कोई भी दो चुंबक विपरीत पोल के होंगे तो उनके बीच आकर्षण होगा। इसी चुंबकीय सुई को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो जो इसका यन पोल होगा वो किधर होगा? वो पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना। और इस चुंबकीय सुई का यस पोल पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा सी, जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्या दिखाएगा? पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करेगा। क्वेश्चन नंबर 59, चुंबकीय परिपथों में सामान्यतः एक वायु गैप रखा जाता है। इसका उद्देश्य, ऑप्शन है फ्लक्स बढ़ाना है, बी संतृप्तता को रोकना है, मीन सेचुरेशन को रोकना है, कम करना है, सी एफ को बढ़ाना है, डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट में चुंबकीय परिपथों में एयर गैप रखने का एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है कि सेचुरेशन को कम करना है, उनको रोकना है। तो इसका आंसर सही होगा बी, सेचुरेशन को रोकना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को भार उठाने की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन है कोर की लंबाई घटाकर, कोर का क्षेत्रफल घटाकर, फ्लक्स घनत्व बढ़ाकर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कोई भी चुंबक होता है
उसकी जो स्ट्रेंथ होती है पोल की, वो डिपेंड करती है कि उसका फ्लक्स घनत्व कैसा है। फ्लक्स घनत्व ज़्यादा होगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, है ना। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा। तो क्या करेंगे, फ्लक्स घनत्व को बढ़ाकर उसकी क्षमता, पोल स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, फ्लक्स घनत्व बढ़ा करके। क्वेश्चन नंबर 61, अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप के पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानियाँ ऑप्शन है बहुत कम होती हैं, बहुत अधिक होती हैं, शून्य होती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले जान लेते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। ये एक्स एक्सिस है जो दिखा रहा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, और ये वाई एक्सिस है जो दिखा रहा है फ्लक्स घनत्व को। तो इनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है और एक ग्राफ से लूप तैयार किया जाता है। वो लूप कुछ इस प्रकार से होता है, और ये लूप का क्षेत्रफल यह दिखाता है कि उस पदार्थ का जिसके लिए ये लूप तैयार किया गया है उसमें कितनी हिस्टैरिसीस हानियाँ हुई हैं। ये लूप जितना बड़ा होगा उसमें हानियाँ उतनी अधिक होंगी, और ये लूप जितना पतला होगा हानियाँ उतनी ही कम होंगी। तो लूप पतला होने से मतलब किसका क्षेत्रफल कम है और इसमें हानियाँ कम हुई हैं। तो इस प्रकार अधिक क्षेत्रफल वाले लूप में यह मालूम होता है कि उस पदार्थ के लिए हिस्टैरिसीस हानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टैरिसीस लूप के पदार्थ में हिस्टैरिसीस हानियाँ बहुत अधिक होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 62, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। चालक की गति, चालक का व्यास, चालक की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, चालक की गति जितनी अधिक होगी फ्लक्स काटने की दर उतनी ज़्यादा होगी, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो उतना अधिक फ्लक्स काटेगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन चालक का व्यास ये इस पर डिपेंड नहीं होता है कि प्रेरित ईएमएफ चालक के व्यास पर डिपेंड करें, ये गलत है। तो इस प्रकार जो चालक में प्रेरित ईएमएफ होता है चालक के व्यास पर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 63, एक आयरन कोर वाली कुंडली में से आयरन कोर निकालने पर कुंडली का प्रेरकत्व ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आयरन कोर है, इसके ऊपर बाइंडिंग की गई है। जब आयरन कोर है तो जो लिंकेज फ्लक्स होगा L = N∅/I, डिपेंड करता है N∅ पर, L की वैल्यू। कोर निकालने के बाद क्या होगा, लिंकेज फ्लक्स कम हो जाएगा, N∅ की वैल्यू कम होगी, क्योंकि एयर कोर की अपेक्षा एयर का रिलेक्टेंस ज़्यादा होता है, परमिबिलिटी कम होती है, जिस कारण जो N∅ की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, मीन्स L कम हो जाएगा। इंडक्ट जो कुंडली का कुल प्रेरकत्व है वो घट जाएगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा ए, घट जाएगा। नेक्स्ट है 64, लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, अध्यारोपण के सिद्धांत पर, उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सबको याद होना चाहिए। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को या सिद्धांत को फॉलो करता है, या कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रेरित ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम द्वारा, किरचॉफ के धारा के नियम द्वारा। तो फ्रेंड्स, कोई चुंबकीय फ्लक्स है, इस चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग कोई कॉइल रख करके उसको मूव कराएं, कॉइल घुमाएं या फ्लक्स को चेंज करें, तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसा कि आपका जनरेटर हुआ, जनरेटर के अंदर आर्मेचर होता है, आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी दिशा किससे ज्ञात की जा सकती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। नेक्स्ट है, किसी परिपथ को स्विच ऑफ करने पर उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सकती है यदि उच्च प्रतिरोध हो, उच्च धारिता हो, उच्च प्रेरकत्व हो, उपरोक्त में कोई नहीं। अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में
कि प्रेरकत्व अगर ज़्यादा है परिपथ का तब उसमें धारा क्या होती है, वोल्टेज से लैग करती है। वोल्टेज का मान 0 होने के बाद भी उसमें कुछ समय तक करंट फ्लो होती है। तो उसी करंट के कारण कॉन्टैक्ट के बीच में स्पार्किंग होती है। तो इसका मेन रीजन है परिपथ में उच्च प्रेरकत्व। क्वेश्चन नंबर 67, सिलिकॉन स्टील का उपयोग विद्युत मशीनों में किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन स्टील में हिस्टैरिसीस हानियाँ कम होती हैं, सिलिकॉन स्टील की धारण क्षमता कम होती है, सिलिकॉन स्टील की कोर्सिटिविटी कम होती है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो सिलिकॉन स्टील धातु का जो हिस्टैरिसीस हानियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं क्योंकि इसका जो गुणांक होता है हिस्टैरिसीस गुणांक वो 1.91 के आसपास होता है, जो कि बहुत कम है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 68, दो समांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, निम्न में सत्य है। ऑप्शन है, एक विकर्षण बल उत्पन्न होती है, धारा कम करने पर बल का मान बढ़ता है, चालकों के मध्य आकर्षण बल है, चालकों के मध्य दूरी बढ़ाने पर बल का मान बढ़ता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर चालक हैं और इनमें समान डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे होगा, ऐसे निकलेंगे इस प्रकार, और इसमें भी कुछ ऐसे बनेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इनका भी डायरेक्शन कुछ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये मान लीजिए कंडक्टर ए है, ये बी है। यहाँ पर देखें अंदर चालक के दोनों साइड में तो फ्लक्स कैसे जा रही हैं, इस वाले कंडक्टर में ए में ऐसे फ्लक्स जा रही हैं, और यहाँ पर कंडक्टर बी में देखें चालक बी में तो फ्लक्स कैसे आ रही हैं, ऐसे बाहर निकल रही हैं। तो क्या करेंगे, ये दोनों कंडक्टर के फ्लक्स आपस में एक दूसरे को कम कर देंगे, है ना। डायरेक्शन इन लोगों का डिफरेंट है, एक अंदर जा रही हैं और एक बाहर आ रही हैं। तो इस प्रकार से अंदर का जो फ्लक्स होगा वो कम होगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा सी, चालकों के मध्य आकर्षण बल है। क्वेश्चन नंबर 69, दो प्रेरकत्व L1 तथा L2 समांतर में कनेक्टेड हैं। जब दोनों कंडक्टेंस का म्यूचुअल फ्लक्स प्रत्येक कुंडली के फ्लक्स को सहायता करता है तब कुल प्रेरकत्व होगी। ऑप्शन है L1 प्लस L2 प्लस 2m, L1 प्लस L2 माइनस 2m, L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2m। डी है L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो फ्रेंड्स इसे फार्मूला है, याद रखना है आप लोगों को। तो इसका फार्मूला होता है जब दोनों कॉइल के फ्लक्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मीन्स हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तब उनका टोटल जो इंडक्टेंस होता है वो होगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2m। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुआ जब हेल्पिंग नेचर का हो। और अगला क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 70, उपरोक्त प्रश्न में जब म्यूचुअल फ्लक्स प्रत्येक कुंडली के फ्लक्स का विरोध करता है तब तुल्यांक प्रेरकत्व क्या होगा। ऑप्शन दिया है L1 प्लस L2 माइनस प्लस 2m, बी है L1 प्लस L2 माइनस 2m, सी है L1 प्लस L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 माइनस 2m, डी है L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, उस पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हेल्पिंग नेचर का था। यहाँ पर जब दोनों कंडक्टर के फ्लक्स अपोज करते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे का, तब उनका कुल इंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम होगा तो ये फार्मूला होगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये समांतर में जब कॉइल जुड़े हों तब के लिए है, ठीक है। जब श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम का भी याद रखिए,
जब दो कॉइल श्रेणी क्रम में हों तब उनका और इनका फ्लक्स हेल्पिंग नेचर का हो, तब इनका टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। और जब इनका फ्लक्स अपोजिंग नेचर का हो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेंगे तो कुल फ्लक्स कम होगा तो इंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? ऑप्शन है चुंबकशीलता, धारणशीलता, निग्रहिता, विद्युतशीलता। तो फ्रेंड्स मात्रक हेनरी प्रति मीटर, ये सब याद रखिए आप लोग। ये मात्रक होता है चुंबकशीलता का हेनरी प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, परमलाय में मुख्य संगठक है, ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन। परमलाय क्या है? एक मिश्र धातु है और इसमें सबसे अधिक मात्रा होती है निकल की, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। इसको याद रखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका हिस्टैसिस गुणांक भी बहुत कम होता है परमलाय का, कितना होता है 0.25। नंबर 73, किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा निर्भर करती है, ऑप्शन है धारा पर, वोल्टता पर, आवृत्ति पर, धारा व आवृत्ति पर। तो चुंबकीय क्षेत्र जो फ्लक्स घनत्व होता है वो डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स पर, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू होता है Ni/L। तो धारा जब बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा तो फ्लक्स घनत्व भी बढ़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो डिपेंड किस पर हुआ, धारा पर। ऑप्शन सही होगा ए, धारा पर। क्वेश्चन नंबर 74, एक धारा वहन करते हुए चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमता है, इसके घूमने की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो किसी भी चालक पर जब वो चुंबकीय क्षेत्र में होता है उस पर लगने वाला जो बल होता है उसको ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ये तो सबको कंपलसरी है, याद रखना ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और आएगा भी। क्वेश्चन नंबर अब 75, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किन पदार्थों की ससेप्टेबिलिटी ताप से स्वतंत्र है? ऑप्शन है फेरो चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, समचुंबकीय पदार्थ, फेराइट। तो ताप से स्वतंत्र होता है फेरो चुंबकीय पदार्थ, और जो इनसे मिश्र धातु बनाए जाते हैं वो भी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, फेरो चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ, साथ में जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं चुंबकीय पदार्थों से वो भी, वो सब ताप से फ्री होते हैं। उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है ताप से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए।